Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel Physics Classes Learn with Ease. Here in this lecture 22 of electrostatics, you will learn about a new and important physical quantity named electrical capacitance of a conductor and its SI unit, its dimensional formula, the factors on which this physical quantity depends, and derivation for the capacitance for a given spherical conductor. And also we will do a numerical problem in this lecture related to the topic and from the CBSE sample paper. So watch the video till the end. But before starting this lecture, I would like to revise the contents of the previous lecture जिसमें हमने how a conductor behave when it is placed in electric field को डिस्कस किया था और उसमें हमने 6 different points को डील किया. सबसे पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. क्यों जीरो होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो एक तरह से कलेक्ट हो जाते हैं. इस कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है. फिर हमने चार्ज इनसाइड द कंडक्टर को भी जीरो कहा यूजिंग द गॉस थ्योरम. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आएगा? ओके. पोटेंशियल को हमने कांस्टेंट कहा E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr को जीरो करके V को हमने कांस्टेंट कर दिया था. ओके. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की. फिर ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर की सरफेस पर या जस्ट आउटसाइड द सरफेस कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट कंडक्टर. ओके. एंड देन उसकी जो डायरेक्शन है, फिफ्थ पॉइंट में हमने डायरेक्शन की बात की कि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर. एंड लास्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम एक सेंसिटिव कंपोनेंट को किसी एक होलो कैविटी के अंदर, होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर एक कैविटी को डिजाइन करके हम उसको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसके रिगार्डिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करते हैं. तो शील्डिंग क्या है, कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं. जैसे मैंने कोएक्सियल केबल वायर के लिए भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि वहां शील्डिंग कैसे प्रोवाइड करता है जो एक्सटर्नल मेटालिक वायर होता है. इसी तरह से कार में बैठना क्यों सेफेस्ट होता है जब लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. तो ये सारे एग्जांपल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किए थे. सो now we discuss the next electrical capacitance of the conductor. ये सेकेंड चैप्टर का एक तरह से पार्ट 2 है. ओके. सेकेंड चैप्टर का नेम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था. कैपेसिटेंस जो टर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है. तो ये इसको मैं इस लेक्चर को सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर कह सकता हूँ. ओके. अब इस कैपेसिटेंस को हम समझते हैं. सपोज करो कि ये मेरे पास में एक कंडक्टर है. ठीक है. दिस इज अ कंडक्टिंग बॉडी. तो इस कंडक्टर पर मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज को स्टोर कर सकता हूं. अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो ये क्या करेगा? उस चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करके रखेगा. और यही चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि ये गिवन कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की. उसी एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं एंड दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. अब क्या होता है, सपोज कि जितना मैं इसको चार्ज देता हूं उतना ही इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डेवलप होता है, या इनसाइड द कंडक्टर भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है जितनी सरफेस पर वैल्यू होती है. तो चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के. ओके. जितना ज्यादा चार्ज इस बॉडी को हम देंगे या किसी भी कंडक्टर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर पोटेंशियल आएगा. यानी Q जो है वो V के प्रोपोर्शनल होता है. Q अगर मैं चार्ज गिवन टू द बॉडी कहूं, कंडक्टर कहूं, और V अगर उसका पोटेंशियल है तो Q और V एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं. जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना कम चार्ज उतना कम पोटेंशियल. ओके. तो इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब रिमूव किया जाता है तो जो कांस्टेंट हम यूज लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज C on Q इक्वल्स टू CV. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. जैसे हमने 10th क्लास में ओम्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी थी V इक्वल्स टू IR, वो भी इंपॉर्टेंट है. उसको हम थर्ड चैप्टर में डील करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में. बट ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है Q इक्वल्स टू CV, जहां C यहाँ पर क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं. ओके.
तो ये बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, कैपेसिटेंस मेजर क्या करता है कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो उस चार्ज को कितना होल्ड करके रखती है, कितना स्टोर करती है। तो चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी को मेजर करने वाली टर्म है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और सिंपली इसको हम कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मेजर्स द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इट, कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। उसकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी यूज ले रहे हैं और उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं उस कंडक्टर की। ओके, then when we supply some charge to a conductor then it acquires some potential, यानी जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ पोटेंशियल एक्वायर करता है, यानी उसके ऊपर पोटेंशियल आ जाता है। ओके, अब क्या होगा कि इफ द चार्ज Q given to the conductor is directly proportional to the potential V acquired by it, कि जितना ज्यादा हम चार्ज देते हैं कंडक्टर को उतना ही ज्यादा वो पोटेंशियल एक्वायर करता है, यानी Q प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा V, और जब हम अपोजिट साइन को रिमूव करेंगे देन इट विल बी Q इक्वल्स टू CV। क्लियर? नाउ C is called proportionality constant and it is named as capacitance or electrical capacitance. Clear? So now capacitance C को अगर मुझे लिखना हो तो it will be Q upon V, अगर इस इक्वेशन से मैं कहूँ तो C equals to Q upon V, और यहाँ पर हम इस कैपेसिटेंस को चार्ज अपॉन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ओके, सो नाउ अगर हम अगेन इस कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें एक मैथमेटिकल डेफिनेशन के थ्रू, तो उस डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, अगर सपोज करो यहाँ V को मैं 1 वोल्ट कर देता हूँ। ओके, इफ V इज 1 वोल्ट देन C विल बी इक्वल्स टू Q, यानी सपोज हमने एक पर्टिकुलर कंडक्टर को कुछ चार्ज Q सप्लाई किया और उससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया। ओके, पहले चार्ज 0 था और पोटेंशियल 0 वोल्ट था, लेकिन जब मैंने इसको कुछ चार्ज सप्लाई किया तो उसका अगर पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट हो गया तो उसी चार्ज सप्लाइड का जो अमाउंट होगा वो ही उसका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। ओके, अगर V को हम 1 वोल्ट कर दें तो Q और C दोनों इक्वल हो गए। तो सेम इसी वे में हम इस कैपेसिटेंस को चार्ज की टर्म में लिख सकते हैं कि जब यूनिट पोटेंशियल उसका चेंज हो जाता है, यूनिट पोटेंशियल वो एक्वायर कर लेता है कंडक्टर। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट देन C इक्वल्स टू Q एंड दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज, ओके, उसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, द चार्ज एक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट पोटेंशियल ऑन इट, कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा उस कंडक्टर द्वारा जिससे कि उसका पोटेंशियल यूनिट इंक्रीज हो जाए। ओके, यानी पहले 0 था और अब 1 वोल्ट हो गया, या कोई भी वैल्यू हो, सपोज करो कि ये 10 वोल्ट पर है और पहले से कुछ चार्ज है, अगर मुझे 10 से 11 वोल्ट करना है तो मुझे एडिशनल कितना चार्ज इसको सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको भी हम कैपेसिटेंस कह सकते हैं। Q इक्वल्स टू C के इक्वल लिखा जा सकता है जब V इक्वल्स टू 1 हो। ओके, सो इट इज अ स्केलर। अब देखो यहाँ अगर इस फॉर्मूले को देखें, Q स्केलर क्वांटिटी है, V स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल और चार्ज दोनों ही स्केलर है, और इन दोनों स्केलर्स का जो रेशियो होगा C वो भी एक स्केलर होगा। ओके, तो C इज आल्सो अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, नाउ अगर ऐसा यूनिट की बात करें, सेम फॉर्मूला Q अपॉन V, यानी Q क्या है यहाँ चार्ज और V वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट लिखी जा सकती है, लेकिन कूलम पर वोल्ट को हम एक अदर नेम से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फैराड। ओके, फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके नेम पर ये यूनिट डिफाइन की गई है एंड दैट इज कॉल्ड फैराड। तो दिस इज कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड, FARAD, और कैपिटल F से हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। सो अगर मैं सपोज करूं कि Q इक्वल्स टू 1 कूलम, अब 1 फैराड को कैसे डिफाइन करना है उसको भी हम सीख लेते हैं कि अगर V 1 वोल्ट है, Q 1 कूलम है, ठीक है, Q 1 कूलम है, V 1 वोल्ट है, तो सिचुएशन में C क्या होगा, 1 फैराड हो जाएगा। ओके, तो देखो इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, V इक्वल्स टू 1 वोल्ट, देन C विल बी इक्वल्स टू 1 फैराड।
ओके तो 1 फैराड को डिफाइन कैसे करते हैं? हेंस 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। 1 फैराड एक ऐसे कंडक्टर का कैपेसिटेंस है जिसको अगर हम यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम का चार्ज दें तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए। ओके 1 वोल्ट से उसका पोटेंशियल अगर हमें इंक्रीज करना है और 1 कूलम अगर हम चार्ज उसको सप्लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड का है। ओके सो इसको देखो, hence 1 farad is capacitance of a conductor which acquire 1 volt potential when 1 coulomb charge given to it। यानी किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम अगर चार्ज देता हूं उससे अगर इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट चेंज हो जाता है या 1 वोल्ट वो एक्वायर कर लेता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 1 फैराड है। ओके सो नोट डाउन दिस वन। Now if we find the dimensional formula for the capacitance, then the dimensional formula will be what? The formula which we use to find dimensional formula is C equals to Q upon V. So dimensional formula for C is Q की यूनिट क्या है देखो कूलम, और V वोल्ट को हमने डिफाइन किया था इनिशियल ऑफ द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन के लिए हम यूनिट लेते हैं जूल और चार्ज के लिए कूलम, तो हम वोल्ट को जूल पर कूलम से डिफाइन करते हैं। तो जूल पर कूलम जिसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, कूलम ऊपर जाएगा तो इट विल बी कूलम स्क्वायर पर जूल। ओके सो कूलम स्क्वायर, कूलम की हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था A1 T1, तो स्क्वायर होगा तो इट विल बी A2 T2 एंड जूल के लिए वेल नोन M1 L2 T-2। सो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो m की पावर आएगी -1, L to the power -2, T to the power -4 and A to the power 2. So this is the dimensional formula for the capacitance of a conductor. Plus now we discuss the factors on which the capacitance of a conductor depends, कि किन किन factors पर ये capacitance depend करता है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास में कोई capacitance है, suppose कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की शेप और साइज पर इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अगर आपने इसकी शेप चेंज कर दी, इसकी साइज चेंज कर दी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके बट ये इसके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता कि किस कंडक्टर, किस मेटल से ये कंडक्टर बना है। ओके तो सारे डिफरेंट मटेरियल्स के रिगार्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम आती है। ओके इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, बट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। ओके या शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर वी कैन से। क्लियर? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो मीडियम है जिसमें ये कैपेसिटेंस, ये कंडक्टर रखा गया है, उस मीडियम पर भी ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब मीडियम, इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीडियम की प्रॉपर्टी यूज लेते हैं दैट इज परमिटिविटी। ओके तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को एप्सिलॉन से हम लिखते हैं और वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है, और अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो हम उसको एप्सिलॉन नॉट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीडियम डिपेंडेंट होता है ये कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के लिए। और जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर आता है कि अगर हम एक कंडक्टर के सराउंडिंग में यानी सराउंडिंग रीजन में या नेबरहुड में अगर कोई हम अनदर कंडक्टर को प्लेस्ड कर देते हैं तो उस सिचुएशन में भी उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी पर बेस्ड हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं कैपेसिटर्स क्या है, एक ऐसे डिवाइस या कंपोनेंट्स जो कैपेसिटेंस शो करते हैं, यानी कि चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसको हम कैपेसिटर्स कहते हैं। वो नेक्स्ट हम लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो वो जो कैपेसिटर्स बनते हैं वो दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के क्लोज रखकर बनाया जाता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करेंगे तो दो प्लेट्स होती हैं जो पैरेलली एक दूसरे के क्लोज रखी जाती है, तो वो इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है कि प्रेजेंस ऑफ द अनदर कंडक्टर इन द नेबरहुड और द सराउंडिंग रीजन। तो दीज आर द थ्री फैक्टर। पहला तो शेप साइज उस कंडक्टर की, दूसरा फैक्टर हमने कहा कि मीडियम जिसके अंदर उसको प्लेस्ड किया गया है, और तीसरा उस मीडियम में अगर या सराउंडिंग में अगर उसके पास में कोई अदर कंडक्टर भी है तो उस पर भी उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। सो दीज आर द फैक्टर, बट रिमेंबर इस इक्वेशन से जो हमने लिखी C equals to Q
अपॉन वी, ना तो Q पर डिपेंड करेगा, ना V पर करेगा, ना मटेरियल पे करेगा। क्यों नहीं करेगा Q और V पर? क्योंकि अगर चार्ज बढ़ाओगे कंडक्टर का तो वोल्टेज भी बढ़ेगा या उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो Q इंक्रीज हुआ तो V इंक्रीज हुआ, बट इनका रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके और अगर सपोज Q डिक्रीज कर रहे हैं तो V भी डिक्रीज होगा, तो उसका रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो गिवन चार्ज के अमाउंट पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल कंडक्टर का कितना है उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता, मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? केवल उसके 3 फैक्टर्स पर जो हमने अभी डिस्कस किए। ओके तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। Okay, and the third factor, second, nature of the surrounding medium, which is permittivity, and the third factor is the presence of another conductor in its neighborhood. Okay, so these are 3 parameters or factors on which this capacitance depends for a given conductor. Now, it does not depends on the nature of material, किस metal से वो conductor बना है उस पर depend नहीं करता। देन चार्ज ऑन कंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑन इट, इस पर कितना पोटेंशियल है उस पर भी ये डिपेंड नहीं करेगा। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसकी सरफेस पर हमने किसी कैपिटल क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके वैसे भी कैपेसिटर, ये जो कंडक्टर्स होते हैं उसकी चार्ज जो है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमने इसको समझा है पहले से, इसको हम जानते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यूज लेते हुए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और जो इस पर चार्ज हमने प्रोवाइड किया है वो है कैपिटल क्यू। अब हमें पता है, मैंने बताया था एक स्फेरिकल शेल या एक सॉलिड स्फीयर होता है, उसकी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके कि स्फेरिकल शेल के कारण पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पर, सरफेस पर और इनसाइड पॉइंट पर कैसे लिया जाता है। ओके लेक्चर 21 में ही है इसका एक्सप्लेनेशन। तो उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर इसका पोटेंशियल लिखते हैं तो वो क्या होता है? सिंपल KQ/R। पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज जो है Q वो सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम सेंटर ऑफ चार्ज कहेंगे, वो हम मान सकते हैं यहाँ पर। तो R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/R। ओके और K क्या है यहाँ पर? 1/4πε0। तो यहाँ से अगर हम देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि एक बार इसको रीड कर लेते हैं। कंसीडरिंग अ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ये हम यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहे हैं कि कैसे हम C को फाइंड करें फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर। ओके सो कंसीडरिंग अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R हमने रेडियस ली है इसकी, ऑन विच द चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का उसकी सरफेस के ऊपर। ओके we know the potential on its surface is V equals to KQ/R, ये पोटेंशियल होता है, हमें ये पता है कि पोटेंशियल कितना है सरफेस के ऊपर, और K की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q/R। अब अगर मैं यहां से Q लिखता हूं तो ये 1/4πε0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी व्हाट? 4πε0R टाइम्स ऑफ V। और अगर मैं Q/V इस V को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ लेफ्ट साइड में, तो Q/V विल बी व्हाट? इक्वल्स टू C। ये बेसिक फॉर्मूला है, Q/V इक्वल्स टू C या Q इक्वल्स टू CV से। सो द C विल बी व्हाट? इट इज 4πε0R। तो ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके और फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ देखो ये 4πε0 तो कांस्टेंट है, वैसे ये मीडियम का पैरामीटर है ε0, मीडियम बदलेगा तो इस ε0 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ε0 की जगह हम एप्सिलॉन लिखेंगे। और R अगर मान लो हम एयर वैक्यूम की बात करें तो C प्रोपोर्शनल है R के, तो उसकी साइज पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस बढ़ जाएगी अगर उस कंडक्टर की जो स्फेरिकल है तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। और ये केवल वैलिड किसके लिए फॉर्मूला? स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, हर एनी अदर शेप के लिए नहीं है। शेप अगर चेंज हो गई तो वो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। और यहाँ रेडियस जो है वो स्फीयर की साइज को डिफाइन करती है, तो साइज वेरी हुई तो कैपेसिटेंस वेरी हुआ। ओके
नाउ एक नोट यहाँ भी हम डिस्कस करते हैं कि 1 फैरड का जो कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर पर, उसको अगर मुझे इसी स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर मुझे कैपेसिटेंस 1 फैरड बनाना है तो इसकी रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी को अगर हम 1 फैरड कर दें तो आर की वैल्यू कितनी आएगी वो अगर हम चेक करें तो सिंपल सा है, 1/4πε0 को इधर ले आओ। तो देखो इन दिस कैपेसिटेंस if this capacitance is 1 farad, अगर ये कैपेसिटेंस 1 फैरड है then R will be what, C upon 4 pi epsilon naught। R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से C upon ये वाली टर्म इधर डिनोमिनेटर में आएगी। एंड इन दिस सिचुएशन C को तो हमने देखो 1 फैरड कर दिया और 1/4 pi epsilon naught हमें पता है 9 10 to the power 9 होता है। ओके, सो 9 10 to the power 9 मीटर, ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है। अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखूं तो 9 10 to the power 6 किलोमीटर आएगा। तो 10 to the power 6 किलोमीटर इज अ लार्ज फैक्टर, अराउंड 1500 टाइम्स है ये अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। ओके, तो इतना बड़ा हमें स्फीयर लेना पड़ेगा जिस पर कंडक्टिंग स्फीयर जिसका पर कितना हो कैपेसिटेंस 1 फैरड हो। तो देखो 1 फैरड कितनी बड़ी यूनिट है ना, यूनिट का जो ये अमाउंट है ये बहुत बड़ा है। इसीलिए हम यूजुअली जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैपेसिटेंस यूज लेते हैं वो मोस्टली मिली फैरड में, माइक्रो फैरड में, पिको फैरड में, इस तरह से नैनो फैरड में, इस तरह के कैपेसिटेंसेस को यूज लिया जाता है। ओके, सो 1 फैरड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे 1 कूलम को भी मैंने बताया था बहुत बड़ी अमाउंट की यूनिट है, जहां हमने चार्ज को डिस्कस किया था। अराउंड 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमें जब ट्रांसफर कर देते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो उस पर चार्ज 1 कूलम का आता है। तो 1 कूलम भी बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसीलिए हम माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम इस तरह की यूनिट्स को यूज लेते हैं, इस तरह के मल्टीप्लायर्स को या प्रीफिक्सेस को यूज लेते हैं। तो सेम वे में कैपेसिटेंस जो है वो भी एक 1 फैरड की जो यूनिट है वो बहुत बड़े अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। सो फॉर द जनरल पर्पसेस और प्रैक्टिकल पर्पसेस वी यूज द मल्टीप्लायर्स 1 millifarad, 1 microfarad, 1 picofarad, 1 nanofarad etc. Okay, so this is the spherical conductor के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। नो डाउट इज दिस वन। Now we do a question from the sample paper of CBSE and question में आपको क्या गिवन है कि there are 8 identical spherical drops और उन सभी का चार्ज जो है वो एक जैसा है 1 नैनो कूलम के इक्वल और सभी का जो पोटेंशियल है वो 900 वोल्ट के इक्वल है। इन सभी ड्रॉप्स को अगर हम कंबाइन कर दें, मर्ज करके एक लार्ज ड्रॉप बनाएं तो उस लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको स्लाइड में मिला है। इस क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं हम कि क्यू डैश चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी डैश पोटेंशियल को, सी डैश कैपेसिटेंस को, किसके, स्मॉल और लार्ज ड्रॉप के रिगार्डिंग रेस्पेक्टिवली अगर हम कहें तो दिस इज लेट क्यू एंड क्यू डैश आर चार्जेस, वी डैश पोटेंशियल्स एंड सी डैश आर कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल, जो विदाउट डैश है वो स्मॉल ड्रॉप के लिए यूज ले रहे हैं एंड जो विद डैश है उसको हम लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स के लिए यूज ले रहे हैं रेस्पेक्टिवली। ओके, अब हमें क्या पता है, देखो गिवन क्या क्या है, चार्ज स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप पर था तो स्मॉल क्यूज के लिए हमने यूज लिया, दिस इज 1 नैनो कूलम। ओके, विद नैनो कूलम को हम लिखें तो 10⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं। सिमिलरली V कितना है यहाँ पर 900 वोल्ट के इक्वल। ओके, हर V है यहाँ पर, V का मतलब स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स के ऊपर पोटेंशियल आपको ये गिवन है, तो दिस इज 900 वोल्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पर V डैश फाइंड करना है, यानी लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब इस सिचुएशन में हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जो सारे स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप और लार्ज ड्रॉप को हम इक्वेट कर सकते हैं और वो है उसका वॉल्यूम। कि अगर हम उनको मर्ज कर रहे हैं कि 8 हमारे पास में स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं स्मॉल, उनको मर्ज करेंगे तो 8 का जो वॉल्यूम होगा वही उस लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, यानी 8 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम
ऑफ द लार्ज ड्रॉप। तो उसी वॉल्यूम के एक्सप्रेशन से हम एक दोनों की जो रेडियस है उनमें एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। और स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टर, एक ड्रॉप भी एक तरह से कंडक्टर है, तो उसके लिए हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी जस्ट डिराइव किया था, एंड दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। और आर क्या थी, उसकी रेडियस थी। तो यहां भी हमें स्मॉल और लार्ज जो ड्रॉप है उनकी रेडियस चाहिए होगी, तो उन रेडियस को हम यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर से डिफाइन कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो we know for the spherical conductor C क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसको हम 1 अपॉन के से लिख सकते हैं, शुरू से हम इसको समझते आए हैं। तो दिस इज R अपॉन के। ये मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है फॉर एनी स्फीयर या स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R। अब अगर हम हमारे केस की बात करें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है वो रेडियस है स्मॉल और लार्ज ड्रॉप्स की, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, C को अगर हम लिखें स्मॉल ड्रॉप के लिए तो स्मॉल आर अपॉन के, उसी फॉर्मूले से। और अगर Q लिखता हूं तो मैं CV के इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू CV चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप, और इसको 900 R अपॉन के लिख सकते हैं। ओके, और ये वैल्यू हमें 1 नैनो कूलम एक्चुअल में गिवन है कि 900 R अपॉन के की वैल्यू जो है वो 1 नैनो कूलम। बट इसका यूज आएगा नहीं, इसमें हम विदाउट इसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, V कहां से आया, V 900 वोल्ट मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। C की वैल्यू तो R अपॉन के और V की वैल्यू 900 वोल्ट, तो 900 R अपॉन के ये वैल्यू मिल गई हमें, चार्ज ऑन द ईच स्फेरिकल स्मॉल ड्रॉप्स। नाउ C डैश की हम बात करें, जो लार्ज ड्रॉप है उसके लिए रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो कैपिटल R अपॉन के हो जाएगा फॉर्मूला उसका कैपेसिटेंस का। Q डैश अगर लिखोगे तो R V डैश अपॉन के लिख सकते हो, क्योंकि वही Q इक्वल्स टू CV से। C कितना है यहाँ पर, C डैश V डैश होगा, ये Q डैश है C डैश V डैश, और C डैश कितना है R अपॉन के, तो R अपॉन के इंटू V डैश। और हमें फाइंड V डैश करना है ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें V डैश फाइंड करना है। तो इसी फॉर्मूले से हम अगर V डैश फाइंड करें तो ये K Q डैश अपॉन R लिखा जा सकता है। ओके, सो इट विल बी K Q डैश अपॉन R। अब यहाँ हमें इस R और Q डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए मैंने अभी बताया था, वॉल्यूम जो होगा वो 8 ड्रॉप्स के वॉल्यूम को अगर हम ज्वाइन करें तो वही वॉल्यूम इस लार्ज ड्रॉप के इक्वल आता है। तो इस सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 लार्ज ड्रॉप लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम स्फीयर का होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर अगर उस स्फीयर की रेडियस है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स ऑफ 4/3, 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल स्फीयर हो गया ये, और इट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, और आर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 8 स्मॉल आर होल क्यूब। ओके, तो 8 आर क्यूब ये इस तरह से लिखा है। अगर इसका क्यूब रूट लिया जाए, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन का क्यूब रूट लेता हूं तो r कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 8 की पावर अगर 1/3 लिखें तो वो क्या लिखा जा सकता है, देखो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 इज व्हाट, इट इज 2 की पावर 3, तो इट विल बी 2 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2। तो इसीलिए मैंने 8 का जो क्यूब रूट है उसको 2 लिख दिया, तो दिस इज r इक्वल्स टू 2r। अब यहां से अगर मैं चार्ज की भी बात करूं कि चार्ज जो होगा वो बड़े वाली ड्रॉप पर, लार्ज ड्रॉप पर कितना आएगा, तो इंडिविजुअल ड्रॉप्स का चार्ज कितना था, Q, उन सभी चार्जेस को आप अगर मर्ज कर दोगे तो टोटल चार्ज क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ Q। सब आइडेंटिकल है, चार्ज भी आइडेंटिकल है सारे। अगर मान लो पॉजिटिव Q चार्जेस हैं, 1 नैनो कूलम गिवन था, प्लस Q का ही चार्ज था, तो प्लस Q चार्ज सब पे प्लस Q है, तो टोटल चार्ज फाइंड करोगे तो 8 टाइम्स ऑफ प्लस Q हो जाएगा। तो Q डैश को भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 टाइम्स ऑफ Q लिख सकते हैं, यानी ये 8 नैनो कूलम हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि Q क्या है यहाँ पे 1 नैनो कूलम है। ओके, अब अगर मैं इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखता हूं, जो कि V डैश इक्वल्स टू K Q डैश अपॉन R है, तो यूजिंग 2 and 3 in 1 इट विल बी K Q डैश, Q डैश की जगह मैंने क्या किया, 8Q लिख दिया इक्वेशन 3 से, और कैपिटल R की जगह मैंने क्या किया, 2R लिख दिया इक्वेशन 2 से। ओके, सो 3 और 2 को हमने यूज लिया है उस इक्वेशन 1 में।
अब यहाँ भी मुझे Q की वैल्यू चाहिएगी, तो Q की वैल्यू देखो यहां से मिल जाएगी अपने को, ये जो एक्सप्रेशन है, तो यहां से मैं Q को क्या लिख सकता हूँ 900 R by K, सो इट इज 900 R by K। और यहां अगर देखो तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 2R एज इट इज था यहाँ पे, और R से भी R एक कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग एक 2 से इसको मैं 4 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ, दिस विल बी 2 4 जा 8, तो 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36, तो 3600 वोल्ट इसका पोटेंशियल आ जाएगा इस लार्ज ड्रॉप का, जो 8 स्मॉल ड्रॉप्स को मर्ज करके या कंबाइन करके बनाई गई है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पोटेंशियल ऑन द लार्ज ड्रॉप। ओके, सो नोट डाउन। So now I am going to sum up this today's lecture, जिसमें हमने कैपेसिटेंस, एक नई और इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, विच इज नेम्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो एक मेजरमेंट है कि वो कितना चार्ज स्टोर या होल्ड कर सकता है। कोई भी एक कंडक्टर कितने चार्ज को स्टोर या होल्ड कर सकता है अपने ऊपर, उसी को मेजर करने के लिए या उसी एबिलिटी को मेजर करने के लिए हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था। और Q इक्वल्स टू CV एक इक्वेशन हमने लिखी जहां C इक्वल्स टू Q बाय V लिख सकते हैं। जो कैपेसिटेंस है ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी जो SI यूनिट है उसको हमने फैराड का, और डायमेंशनल फार्मूला भी हमने इसका डिराइव किया था, M-1 L -2 T-4 और A2। ओके, फिर उसके बाद में हमने एक स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टर अगर मेरे पास में है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वोल्टेज हमने पोटेंशियल हमने सरफेस पर कहा KQ बाय कैपिटल R, और उसी से हमने इसको कैलकुलेट किया, K की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उससे C कितना आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो R रेडियस के कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ओके, सिमिलरली फैक्टर्स जो इस कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर शेप और साइज डिस्कस किया था, सेकंड प्रेजेंस ऑफ द अनदर कंडक्टर इन सराउंडिंग मीडियम, और थर्ड जो फैक्टर था यहाँ पर कि उस मीडियम कौन सा है जिसमें उस कंडक्टर को प्लेस्ड किया गया है। तो इन तीन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। रिमेंबर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस, वोल्टेज कितना है या उसका पोटेंशियल कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, और चार्ज कितना हमने उसको प्रोवाइड किया है, सप्लाई किया है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। ओके, फिर हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की कि 8 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स थी, और उनको मर्ज करके अगर हमने एक बड़ी ड्रॉप, एक लार्ज ड्रॉप बनाई, तो उसमें उस लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। तो उसी स्फेरिकल कंडक्टर के प्रॉपर्टी को हमने यूज लिया, या उस फॉर्मूले को हमने यूज लिया जो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, एंड बाय।